हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में हम जो कर रहे हैं एजेई के लिए, उसमें हमारा थर्ड लेक्चर है। 2 लेक्चर हो चुके हैं, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ मोटार द बाइंडिंग मटेरियल इज। तो जो मोटार होता है हमारा, उसमें बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? तो पहले ऑप्शन है हमारा सीमेंट, सैंड, सुर्खी एंड सिंडर। तो अब हम देखते हैं पहली बात तो क्या कि सैंड क्या है। सैंड एक फाइन एग्रीगेट है। अगर हम बात करते हैं, सैंड हमारा एक फाइन एग्रीगेट है। वेल, वहीं पे अगर हम सुर्खी की बात करें तो सुर्खी हमें किस तरीके से मिलता है? ये एक तरीके का सब्सटेंस है जो कि हमें मिलता है बाय क्रशिंग द ब्रिक्स और बर्न्ड क्लेस। तो ये किस तरीके से मिलता है हमें? हम सारे ऑप्शंस को ऑलमोस्ट देखते हुए चलेंगे कि और तरीके की भी एमसीक्यू हमारे क्लिक हो जाए। तो जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि सुर्खी इज फॉर्म्ड बाय, तो बाय क्रशिंग ब्रिक्स, या तो ब्रिक्स को क्रश करके, और बाय बर्न्ड क्लेस, जो हमारा क्लेस का होता है, क्लेस जो होते हैं हमारे, उनको बर्न करके और उनको क्रश करके जो हमें मिलता है वो हमारा क्या है? सुर्खी। ये थोड़े से, ये सेंट की तरह ही होते हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ये एक तो स्ट्रेंथ भी इम्पार्ट करते हैं। जो हमारी सुर्खी है वो स्ट्रेंथ भी इम्पार्ट करते हैं, और एक और पॉइंट होता है जो कि बोलते हैं हाइड्रोलोसिटी। वो हाइड्रोलोसिटी भी इम्पार्ट करते हैं, हाइड्रोलोसिटी भी इम्पार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि किस तरीके से फॉर्म होता है, तो जो सुर्खी है वो एक तो ब्रिक्स और जो क्ले है उनको बर्न करके, उनको क्रश करके फॉर्म होता है। ये थोड़ी स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं और हाइड्रोलिसिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आजकल हम इनकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं पर अगर हम सिंडर की बात करें, वेल व्हेन वी टॉक अबाउट सिंडर, तो सिंडर क्या है? बेसिकली एक लाइट वेट एग्रीगेट है। ये भी क्या है? लाइट वेट एग्रीगेट है, लाइट वेट एग्रीगेट। अब देखो, अगर लाइट वेट एग्रीगेट है तो इसके क्या फायदे हैं? अगर हम इसकी बात करें तो लाइट वेट एग्रीगेट है, इनके क्या फायदे हैं? ये बेसिकली जो डेड लोड होगा, जो भी हमारे स्ट्रक्चर को बनाएंगे, अगर हम सिंटर यूज करते हैं तो जो हमारा डेड लोड है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डेड लोड क्या हो जाएगा हमारा? डेड लोड विल बी डिक्रीजिंग अगर हम सिंडर यूज करते हैं। तो एक तो सबसे अच्छा यही हो गया हमारा इसका एडवांटेजेस कि एक तो लाइट वेट है तो हमारा डेड लोड इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बाइंडिंग मटेरियल क्या होगा। बाइंडिंग मटेरियल की अगर बात करते हैं तो बाइंडिंग मटेरियल हमारा सीमेंट जो है, ये बाइंडिंग मटेरियल है। ये बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। बाइंडिंग मटेरियल कौन है हमारा? सीमेंट। सीमेंट जो है हमारा एक बाइंडिंग मटेरियल है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ए पार्ट का, और वो हो जाएगा हमारा सीमेंट। तो सीमेंट विल बी द बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन अ मोटार। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो ये बोलता है कि वेल, व्हेन वी टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो रॉट आयरन कंटेन्स कार्बन अप टू विच परसेंटेज। तो ये सारे परसेंटेज गिवन है। तो अगर हम पहले रॉट आयरन की बात करें तो कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो अगर रॉट आयरन की बात करते हैं तो वेरी प्योर फॉर्म है, वेरी प्योर फॉर्म। तो ये बहुत ही ज्यादा प्योर फॉर्म माना जाता है। ऊपर से इसमें कितना परसेंटेज ऑफ आयरन होता है, वो सॉरी कार्बन होता है? तो 0.1% से भी कम, मतलब लेस देन 0.1% ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन रॉट आयरन। रॉट आयरन में 0.1% से भी कम कार्बन प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो 1 से 2% हमारा स्लैग प्रेजेंट होता है। तो ये एक इसमें 1 से 2% तक स्लैग प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन में तो कोई भी मतलब 0.1% से कम नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ये नियर बाय है। ए ऑप्शन की बात करें तो अगर वो उस ऑप्शन को देखें तो वो नियर बाय ऑप्शन है, तो हम इसको लेके चलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक और तरीके का आयरन है, वो है कास्ट आयरन। अगर हम कास्ट आयरन की बात करें, कास्ट आयरन की बात करते हैं, तो कास्ट आयरन की अगर बात करें तो उनमें क्या प्रॉपर्टीज है? पहली बात तो उसमें कार्बन का परसेंटेज होता है। उसमें कार्बन की परसेंटेज की बात करें तो वो दो से 3%, 2 से 4% कार्बन प्रेजेंट होता है। 2 से 4% कार्बन प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उसमें तो सिलिका, सिलिका और मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है। सिलिका और मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है। तो 2 से 4% कार्बन प्रेजेंट होता है, सिलिका और मैग्नीशियम भी प्रेजेंट होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो अब जब कास्ट आयरन पहले यूज किया जाता था बिल्डिंग मटेरियल में, बट आफ्टर इन्वेंशन, मतलब हमने जब स्टील को देख लिया, तो कास्ट आयरन को किसने रिप्लेस कर दिया? स्टील ने रिप्लेस कर दिया था। क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाय। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है हमारा, वो किससे प्रोवाइड करते हैं? तो अगर हम सबको देखें तो ये है हमारा C2 ट्राई कैल्शियम, तो C3S, ये हमारा C2S, ये हमारा C3A, और ये है हमारा C4AF। तो अगर हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करें, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात करें, तो वो हमारा ऑप्शन है हमारा डाई कैल्शियम सिलिकेट। सिलिकेट हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। पर अगर हम जल्दी रिसेंट स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है जो हमारा जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बट अभी अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो हमारा आंसर होगा बी। इन द सीमेंट द कंपाउंड क्विकेस्ट टू रिएक्ट विद वाटर इज। तो अभी हमने देखा था ये क्या था हमारा? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, ये C4AF।
और ये हमारा था C2S और ये हमारा C3S। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो अगर हमने वाटर डाला, पहली बात तो कोई भी रिएक्शन जो वाटर के संग होती है उसे क्या बोलते हैं हम? हाइड्रेशन। तो द रिएक्शन विच इज हैपनिंग विद वाटर, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। तो यहाँ बेसिकली रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहे हैं, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछ रहे हैं कि सबसे क्विकेस्ट रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना हमारा रिस्पॉन्सिबल था क्विक सेटिंग के लिए। इसका मतलब क्या है? ये सबसे जल्दी जिसमें भी एल्यूमिना प्रेजेंट होगा वो क्विक सेटिंग या फिर क्विक रिएक्शन वाटर के संग शो करेगा। तो अगर हम वहां पे बात करें तो ये बेसिकली क्या होगा, या तो C3A होगा या C4AF। इनमें भी सबसे पहले जो हमारा है वो है C4AF। C4AF जो है, C4AF ये एक तो किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को प्रोवाइड नहीं करता, ऊपर से क्विक सेटिंग को, जो वाटर के संग रिएक्शन इसकी सबसे जल्दी रिएक्शन होती है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइड की। इसको फेलाइड भी बोलते हैं। और इसकी कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट नहीं करता जब सीमेंट के कंपोजिशन की, बॉक प्रॉपर्टीज की बात की जाती है। तो वेल नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। बेसिकली ये एक रॉक का क्वेश्चन है, स्टोन का क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि रॉक से जब जो हमारा रॉक्स होते हैं, रॉक से जब हमारा सॉइल बनता है, जब सॉइल बनता है बाय डिकम 4 स्टेप्स में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेडोजेनेसिस। तो उस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पेडोजेनेसिस। बट अभी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि द रॉक विच आर फॉर्म ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट अ कंसिडरेबल डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस आर कॉल्ड। बट उससे पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं। जैसे ये रॉक्स में जो है, जो चारों ऑप्शन है इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो बेसिकली इग्निशियस रॉक्स से शुरू करते हैं। तो इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं? जो हमारे कूलिंग होती है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट के नीचे एक मैग्मा, मॉल्टन मैग्मा है, जो मैग्मा प्रेजेंट है, अगर वो कूल होता है, कूल होके सॉलिडिफाई होता है, कूलिंग एंड सॉलिडिफाई, कूल हो गया तो फिर वो जो लिक्विड है वो सॉलिडिफाई होने लगेगा, सॉलिडिफाई ऑफ मैग्मा। तो ये जो मैग्मा हमारा सॉलिडिफाई होता है, तो इस तरीके के रॉक्स को हम इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। बट इसमें हमारे दो टाइप के रॉक्स हैं, अगर हम इनको समझना चाहें तो एट द पेज। तो अगर हम इन्हें समझना चाहें तो इग्निशियस रॉक्स क्या होगा? इग्निशियस रॉक्स हमारे हो गए जो हमारा कूल हुआ, जो भी हमारा मैग्मा है उसको अगर कूल करते हैं तो वो हमारा इग्निशियस रॉक हो गया। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक इसी में हो जाएगा इंट्रूसिव, एक होते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। वहीं पे अगर हम एक और बात करें तो होते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव क्या होते हैं? इंट्रूसिव होते हैं हमारे जो उनको एक और नाम से बोला जाता है, वो होते हैं प्लूटोनिक। तो अभी हमने एक ऑप्शन देखा था यहाँ पर कि प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं, तो इंट्रूसिव रॉक्स को हम प्लूटोनिक रॉक्स भी बोलते हैं, प्लूटोनिक, प्लूटोनिक रॉक्स। अब बेसिकली प्लूटोनिक रॉक्स क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे जाके, जो हमारी क्रस्ट है उसके विदिन विदिन अर्थ क्रस्ट, लेकिन एक बहुत अच्छी कंसिडरेबल डेप्थ पे जो हमारे फॉर्म होते हैं रॉक्स, जो भी मैग्मा है, एक तो क्या बाहर आ गए, एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटर्नल, बाहर आ गए। तो जो इग्निशियस रॉक में मैग्मा है वो जो अगर अर्थ सरफेस के बाहर आ गया, बाहर आके अगर सॉलिडिफाई होगा तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक या फिर वॉल्केनिक रॉक। यहाँ पे एक ऑप्शन भी है वॉल्केनिक रॉक का। तो एक्सट्रूसिव रॉक या फिर वॉल्केनिक रॉक, तो ये कंसिडरेबल डेप्थ पे तो है नहीं, ये तो बाहर आके हो गए, तो बाहर आया फिर कूल हुआ फिर सॉलिडिफाई हुआ, उस तरीके की इग्नियस रॉक में भी बोलते हैं उन्हें एक्सट्रूसिव वॉल्केनिक रॉक। वहीं पे अगर हम इनकी बात करते हैं इंट्रूसिव, तो ये क्या है कि जो हमारा पूरा अर्थ क्रस्ट है विद इन अर्थ क्रस्ट, ये कब होते हैं? विद इन अर्थ क्रस्ट होते हैं, लेकिन उसमें भी कंसिडरेबल डेप्थ पे। क्यों हम बोल रहे हैं कंसिडरेबल डेप्थ पे, विद इन अर्थ क्रस्ट एट अ कंसिडरेबल डेप्थ? क्यों? क्योंकि अभी एक और तरीके का होता है जिसे हम बोलते हैं हाइपा वेसल। अगर हम उनकी बात करें, हाइपा वाइसल, हाइपा वाइसल रॉक्स जो होते हैं ये क्या है? ये भी विद इन होते हैं, लेकिन मतलब नीचे, सबसे नीचे हो गए प्लूटोनिक रॉक, सबसे ऊपर हो गए वॉल्केनिक रॉक, ये कहीं बीच में होते हैं, मतलब इन द बिटवीन डेप्थ। अगर इनकी बात करें तो ये बिटवीन डेप्थ में होते हैं, हाइपरवेसल रॉक तो बिटवीन डेप्थ में होते हैं, ये भी विद इन होते हैं लेकिन बिटवीन होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो इंट्रूसिव का एग्जांपल हो सकता है ग्रेनाइट। अगर हम इंट्रूसिव की बात करें तो ग्रेनाइट विल बी द गुड एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव रॉक। नहीं तो अगर हम एक्सट्रूसिव रॉक की बात करें, जो वोल्केनिक रॉक बोला जाता है, उनका हो जाएगा हमारा बेसाल्ट। एग्जांपल से पूछे जाते हैं, बेसाल्ट हो गया, या फिर फ्यूमाइस होता है इसका, फ्यूमाइस, फ्यूमाइस हो गया। तो बेसाल्ट हो गया, फ्यूमाइस हो गया। वहीं पे अगर हम हाइपरवेसल की बात करें तो हाइपरवेसल में इनका हो जाएगा डोलेराइट, एग्जाम्पल डोलेराइट। अगर हम इनकी बात करें तो डोलेराइट। तो अब ये पूछ रहा है कि एक कंसिडरेबल डेप्थ पे कूलिंग ऑफ मैग्मा, तो चलो ठीक है, हमारा ये हो जाता है इग्नियस रॉक, लेकिन एक कंसिडरेबल डेप्थ पे, अगर वो बिटवीन डेप्थ पे पूछता तो हमारा हाइपरवेसल होता, लेकिन एक कंसिडरेबल डेप्थ पे पूछ रहा है अर्थ सरफेस से, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक विल बी द आंसर। फिर रॉक से सॉइल की फॉर्मेशन को हम पेडोजेनेसिस बोलते हैं।
तो इग्निशियस रॉक को हमने देख लिया। इग्निशियस रॉक हमारे 3 टाइप के हो गए, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव और हाइपरवेसल। इंट्रूसिव हमारे जो सबसे नीचे, एक्सट्रूसिव हमारे जो आउटर सरफेस पे आके सॉलिडिफाई होते हैं, और जो विद इन इनके बीच के रेंज में होता है वो हाइपरवेसल। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ यू हैव टू चूज बिटवीन एन अलाइनमेंट ऑफ हाईवे, हाईवे की बात करते हैं, थ्रू कटिंग, एम्बैकमेंट, या फिर ग्राउंड लेवल इटसेल्फ, पेवमेंटेड ग्राउंड लेवल इटसेल्फ, या फिर टनल, तो इनमें से बेस्ट चॉइस क्या होगी? तो अगर मुझे हाईवे का कंस्ट्रक्शन करना है, उसका अलाइनमेंट का कंस्ट्रक्शन करना है, तो कटिंग करेंगे, एम्बैकमेंट में बनाएंगे, या फिर ग्राउंड लेवल पे इटसेल्फ बना देंगे टनल। तो सबसे बेस्ट चॉइस वैसे तो एम्बैकमेंट होती है, पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एम्बैकमेंट क्यों देते हैं। एक तो क्या है कि एम्बैकमेंट, जैसे अब आप मान लो हाईवे बेसिकली स्पीडी व्हीकल्स के लिए बनाए जाते हैं, स्पीडी स्पीडी व्हीकल्स के लिए। और अगर हाईवे और दूसरे जो अदर रोड्स हैं उनका अलाइनमेंट सेम होगा, तो क्या होगा कि एक्सीडेंट के चांसेस या कोलिजन के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो क्या होता है कि बेसिकली जो इम्बैकमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, हम इम्बैकमेंट प्रोवाइड कर देते हैं कि लोगों को भी पता रहे कि यहाँ पर स्पीडी व्हीकल्स मूव करेंगे, यहाँ पर एक अदर डिफरेंट टाइप के व्हीकल्स जो मतलब एक नॉर्मल स्पीड में मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक इम्बैकमेंट प्रोवाइड करते हैं और स्पीडी व्हीकल्स को हम अलग अलाइनमेंट में मूव करवाते हैं। एक तो ये रीजन है। दूसरा कि ये जो ड्रेनेज है वो अच्छा प्रॉपर ड्रेनेज होता है, स्पीडी ड्रेनेज होगा, क्योंकि हम कैमर का पूरा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, आप एक वीडियो है उसको देख सकते हो। उसमें क्या है कि अगर स्पीडी व्हीकल्स हैं तो हमारा पेवमेंट जल्दी ड्राई होना चाहिए, तो रेन वाटर को जल्दी, जो जल्दी है हमारा जो रेन वाटर है वो जल्दी ड्रेन ऑफ हो जाएगा। तो ड्रेन ऑफ के लिए भी हम अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, सॉरी एम्बैकमेंट प्रोवाइड करते हैं, एम्बैकमेंट वाला अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हम कटिंग, टनल और ग्राउंड लेवल पे रखने की जगह हम एम्बैकमेंट पे हाईवे को अलाइनमेंट को प्रोवाइड करना पसंद करेंगे। Well, next question is the boundaries between the pavement and shoulder और फुटपाथ। तो पेवमेंट और शोल्डर के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं? तो अगर हम बात करते हैं पेवमेंट और शोल्डर के बीच की बाउंड्री की, तो बेसिकली उसको बोला जाता है कर्व। कर्व की बात करते हैं, वहीं पे अगर हम कर्व की बात करें तो कर्व हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक हो गया हमारा लो और माउंटेबल, एक हमारा होता है लो और माउंटेबल कर्व, एक हमारा हो गया सेमी बैरियर, सेमी बैरियर कर्व, सेमी बैरियर कर्व। वहीं पे अगर हम एक और कर्व की बात करें तो हमारा होता है एक बैरियर कर्व, बैरियर कर्व। तो लोअर माउंटेबल से तो नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब इस पे तो गाड़ियां, मतलब अगर ज्यादा ट्रैफिक होता है तो चढ़ के चली जाती हैं। लोअर माउंटेबल उस पर चढ़ भी सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली इसका कुछ इस तरीके से होता है, आपने कर्व्स देखे होंगे। वहीं पे इसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर है। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो ये होता है माउंटेबल, इसका हो जाएगा 15। और हम अगर बैरियर कर्व की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़े होते हैं इन कम्पेयर टू बोथ ऑफ देम। तो ये हमारा यहाँ पे होता है 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, लो माउंटेबल कप, सेमी बैरियर और बैरियर कप। तो ये एक एमसीक्यू हो गया कि कप्स कितने टाइप्स के होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पेवमेंट और फुटपाथ के बीच में जो बाउंड्री है, जो उसका बाउंड्री जो हमने उसके बीच में बनाई है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम कट। वहीं पे अगर हम ट्रैफिक सेपरेटर और मीडियंस की बात करते हैं, तो ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन क्या है? जो दो पेवमेंट के बीच में बनाई जाती है। ये बेसिकली जो भी कोलिजन होता है, टू अवॉइड कोलिजन, जो हमारा हेड ऑन हेड कोलिजन हो सकता है, तो कोलिजन को जो अवॉइड करने के लिए हम बनाते हैं वो क्या, हमारे ट्रैफिक सेपरेटर्स को बनाते हैं। वेल अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिल रोड शुड नॉट बी। तो बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो हिल्स रोड है वहां पर सुपर एलिवेशन, मतलब जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं वो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम पहले, सबसे पहले इस टर्म को समझेंगे कि सुपर एलिवेशन क्या होता है। तो अगर हम सुपर एलिवेशन की बात करें तो सुपर एलिवेशन का मतलब है, जैसे आपने अगर हॉरिजॉन्टल कर्व देखा होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल हम बनाते हैं तो जब हमारी इस पे कार मूव करती है, तो जब हम एक हॉरिजॉन्टल कर्व बनाते हैं उस पर जब हमारी कार मूव करती है तो एक अलग तरीके का फोर्स अप्लाई होता है उस व्हीकल पे, वो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर हम बात करें उस फोर्स की तो वो है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वैल्यू होती है mv²/r। तो क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वो फोर्स बढ़ेगा और रेडियस पे डिपेंड करता है। तो मेनली क्या है, इसको ओवरकम करने के लिए, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड करते हैं। तो टू रिड्यूस, सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड किया जाता है? टू, ये भी एक एमसीक्यू हो गया कि हम सुपर एलिवेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो टू रिड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इफेक्ट। वहीं पर अगर हम बात करते हैं और क्या एक और चीज हो सकती है, तो टू मतलब रिड्यूस स्किड फोर्स, स्किड करने से हम बचाते हैं, स्किड फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, स्किड फोर्स को रिड्यूस करने के लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अगर हम सुपर एलिवेशन की बात करें तो सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम वैल्यू है वो तीन वैल्यूज हैं, जो कि है 4%, एक तो 4% होता है, एक 7% होता है और एक 10%। वहीं पर हम बात करते हैं कि 4% कब प्रोवाइड किया जाता है, तो जब अर्बन रोड होते हैं, वेल वी टॉक अबाउट अर्बन रोड्स, जब अर्बन रोड की बात की जाती है तो 4% हमारा सुपर एलिवेशन होता है।
वेल 7% इज फॉर प्लेन एंड रोलिंग रोड। अगर प्लेन और रोलिंग रोड है, प्लेन एंड रोलिंग रोड, तो हमारा 7% मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए ईमेक्स का। वेल फॉर 10% जो हिली एरियाज है वहां पर 10% सुपर एलिवेशन ईमेक्स की वैल्यूज होती है। तो अगर हम उस क्वेश्चन में देखें कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन ऑन हिली एरिया शुड नॉट एक्सीड, तो ये बेसिकली हमारा डी ऑप्शन हो गया। डी ऑप्शन हो गया 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व दैट इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड। ये सारे जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये किसी जेएसएस मतलब डीएसएसबी जेई या फिर कोई भी जेई एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व दैट इज जनरली प्रोवाइडेड ऑन द हिल रोड। तो अगर हम हिल रोड की बात करते हैं तो जनरली किस तरीके का ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है हमारा स्पाइरल। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि जब 4 डिग्री से 9 डिग्री तक की बात करते हैं तो चाहे किसी भी टाइप का ट्रांजिशन कर्व हो, ये सारे 4 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में सेम सिमिलर बिहेव करते हैं। और अगर हम बात करते हैं हिल हिल रोड पे हम कौन सा ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, तो वो स्पाइरल है। वेल इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है कि अगर हम ट्रांजिशन कर्व हम रेलवेज में प्रोवाइड करें, वहां पे हमने हिली एरियाज में प्रोवाइड किया था तो स्पाइरल था। बट यहाँ पर क्या है कि अगर हमें रेलवेज के लिए ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करना है तो हमारा सबसे बेस्ट तरीके का ट्रांजिशन कर्व कौन सा होगा, तो हम क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड करते हैं अपने रेलवेज में। तो आरआरबी जेई के लिए क्वेश्चन अच्छा खासा पूछ सकते हैं। वहीं पर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन। तो अब आप देखो जैसे दो लिक्विड की लेयर है तो एक दूसरे के बीच में जब ये फ्रिक्शन को जैसे ये मेरी लिक्विड की लेयर है तो इनके बीच में क्या होगा, लिक्विड है ये, जैसे ये लिक्विड की लेयर है ये, तो इनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है। हर मटेरियल फ्रिक्शन जो फील होता है, जो अपोजिशन है वो फील होता है रिलेटिव मोशन की वजह से। तो इसी वजह से हम कर्व कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि जब सरफेस के पास हमारा वाटर होता है उसको सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फील होता है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता जाता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो कम होने लगती है। तो वही जो मैं बोलना चाह रही थी कि द क्वेश्चन इज सेइंग द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड अपोजेज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड। तो अब देखो पहले तो कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे। ये बोल रहा है कि सरफेस टेंशन, कोहेशन, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, जब कोई भी जो जब कोई भी मैटर अपना मिनिमम सरफेस एरिया को अटेन करने की कोशिश करता है, मिनिमम सरफेस एरिया को अटेन करने की कोशिश करता है, सरफेस एरिया, तो उस वाली फोर्स को जो लग रहा है वो होता है हमारा सरफेस टेंशन, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अगर हम इसकी बात करते हैं फोर्स अपॉन, वहीं पे कोहेशन और एडहेशन, जैसे फेविकॉल है वो एक एडहेसिव है। एडहेसिव मतलब क्या, दो अलग डिफरेंट सब्सटेंस को जो ज्वाइन करता है वो एडहेसिव होता है। वहीं पे कोहेशन क्या है, जैसे मरकरी है उसमें क्या खुद में ही इतना कोहेसिव रहते हैं, मतलब वो दूसरे से स्टिक नहीं होते, वो खुद में ही बहुत स्टिक होते हैं। तो हम बात करते हैं कोहेजन की, तो सेम पार्टिकल्स में जब वो एक दूसरे से चिपकते हैं तो उसे कोहेजन प्रॉपर्टी बोलते हैं। वहीं पे विस्कोसिटी की बात करते हैं, विस्कोसिटी क्या है, जैसे दो वाटर की लेयर उनके बीच में जो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जो उनकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जो एक दूसरे को ये अपोज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। वहीं पे विस्कोसिटी हमारी दो टाइप की होती है। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी जिसका सिंबल ये है म्यू, और वहीं पे एक और होता है काइनेमेटिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होता है हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर इसकी बात करें तो इसकी यूनिट होती है हमारी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यूनिट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन में, आप याद रखेगा। नहीं तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसकी यूनिट होती है हमारी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। वहीं पर अगर हम काइनेमेटिक की बात करें तो ये एक डिपेंडेंट यूनिट है। ये क्या है, एक डिपेंडेंट यूनिट है और इसका फॉर्मूला होता है म्यू का फॉर्मूला होता है, ये डायनामिक विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है, क्योंकि डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी विल बी डायनामिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये डिपेंडेंट यूनिट है, ये हमारी एक डिपेंडेंट यूनिट है। तो जो भी हम लिक्विड के बीच में जो एक अपोजिशन फील होता है, जो अपोजिशन फील होता है उस वाले प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कोसिटी दो टाइप की है, एक डायनामिक विस्कोसिटी, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेन ड्रॉप्स आर स्पेरिकल बिकॉज ऑफ। अभी हमने देखा था एक सरफेस टेंशन पढ़ा था, तो सबसे कम सरफेस एरिया स्पेयर शेप का होता है, सबसे कम सरफेस एरिया हमारा स्पेयर शेप का होता है। तो स्पेरिकल शेप इसलिए अटेन करता है क्योंकि जो सरफेस एरिया है, जो सरफेस टेंशन है, उसका काम ये है टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया बाय कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस। तो जो सरफेस टेंशन फोर्स है, तो अगर हम इसकी बात करें तो पहली बात तो आंसर हो गया सरफेस टेंशन। और इसका क्या काम है कि जो सरफेस एरिया उसको मिनिमाइज करना, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, मिनिमाइज करना। तो मिनिमम सरफेस एरिया को अटेन करता है ये बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, एक तो कॉन्ट्रैक्ट करके, तो बाय कॉन्ट्रैक्टिंग विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, कोहेसिव फोर्स, जो मैंने बताया था ना। एक होता है एडेसिव जो दो डिफरेंट मैटर के वो स्टिक करने के काम आता है, और जब वो खुद में ही स्टिक हो रहे होते हैं तो उस फोर्स को बोलता है कोहेसिव फोर्स। तो ये क्या है कि सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करता है बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट करके, कॉन्ट्रैक्टिंग सरफेस
बाय कोहेसिव फोर्स की हेल्प से वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाईवे एम्बैकमेंट, तो अभी हमने देखा था एम्बैकमेंट पहली बात, तो हाईवे पे कौन सा अलाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं हम, एम्बैकमेंट को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अगर स्पीडी व्हीकल्स है तो वो और दूसरे नॉर्मल व्हीकल्स से अलग कर सके और हमारा जो ड्रेनेज है वो भी अच्छे से प्रोवाइड कर सके। अगर उसी वैल्यू पे बात करें कि हमें कौन सा मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, तो अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो किस तरीके का मटेरियल, तो यहाँ पे बोल रहा है ग्रैन्युलर ऑर्गेनिक सैचुरेटेड क्ले, तो सर को क्ले तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद ही इतनी स्टिकी होती है, तो वाटर क्या ही हमारा ड्रेन ऑफ हो पाएगा। वहीं पे अगर हम ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो ये फार्मिंग के लिए अच्छी होती है, ये मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे हम यूज नहीं करते, ये फार्मिंग के लिए अच्छी होती है। इसमें हमारा क्या है, ड्रेन ऑफ नॉट इजीली ड्रेन ऑफ वाटर, वाटर का ड्रेन ऑफ इसमें इजीली नहीं हो पाएगा। वहीं पे अगर हम ग्रैनुलर सॉइल की बात करेंगे, ग्रैनुलर सॉइल की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये एक तरीके से क्या हो गया, सेंड के तरीके से हो गया, मतलब इट विल बी लाइक अ सेंड, तो इसकी जो परमेबिलिटी है वो हाई परमेबिलिटी होगी इन कंपेयर टू क्ले, तो वाटर विल इजिली गेट ऑफ। तो अगर हम बात करते हैं ग्रैनुलर की, तो ग्रैनुलर की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये इसका आंसर होगा, ये एक तरीके का क्या सेंड हो गया। अब इसका क्या है प्रॉपर्टीज, ये हाई परमिएबल है, हाई परमिएबिलिटी देखने को मिलेगी, परमिएबिलिटी विल बी हाई, और अगर परमिएबिलिटी हाई है इन कंपेयर टू क्ले तो क्या है, इजीली वाटर ड्रेन ऑफ हो पाएगा, इजीली ड्रेन ऑफ वाटर, वाटर का ड्रेन ऑफ इजीली हो पाएगा। और यही हमारी चाह थी कि हम इस तरीके का मटेरियल इम्बैकमेंट में यूज करें कि हमारा जो वाटर है वो जल्दी से इजीली ड्रेन ऑफ हो सके, थोड़ा सा परमिएबल हो। अगर हम क्ले की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा स्टिकी होता है, उसमें वाटर अगर आ जाएगा तो वो स्टिकी स्टिकी सा बिहेवियर शो करने लगेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज, मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज, तो हम एक सीमेंट पे वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने बताया था कि मिसाल मिसाल की अगर हम बात करें तो ये हमारे इंग्रेडिएंट है जिसमें लाइम होगा, लाइम, फिर हमारा एल्यूमिना था, एल्यूमिना, ये हमारा एल्कलीज थे, एल्कलीज जिसको हम कैंसर ऑफ सीमेंट भी बोलते हैं, एस हमारा सिलिका था, एस सिलिका, आई हमारा आयरन ऑक्साइड था अगर हम इसकी बात करें, आयरन ऑक्साइड, और एस एम हमारा था मैग्नीशिया, मैग्नीशिया वॉज प्रेजेंट। तो अब देखो इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहली बात तो परसेंटेज पूछ रहा है, मेन इंग्रेडिएंट क्या है हमारा, अगर हम मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो लाइम, तो ऑप्शन में हमारा लाइम करेक्ट हो गया, तो लाइम हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। इसका क्या काम है, ये पहली बात तो प्रोवाइड करता है हमारा स्ट्रेंथ, इसकी परसेंटेज होनी चाहिए, एक तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और इसकी परसेंटेज वेरी करती है 62 से 67% के बीच में, डिपेंड करता है किस तरीके का सीमेंट है। वहीं पे हम इसकी बात करते हैं तो सिलिका भी हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, सिलिका भी हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इसकी भी वैल्यू डिपेंड करती है हमारी 22 से 27 के बीच में। वेल अगर हम बात करते हैं आयरन ऑक्साइड की, तो आयरन ऑक्साइड का काम क्या है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कलर प्रोवाइड करता है। अगर आयरन ऑक्साइड की बात करें तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ, और कलर भी प्रोवाइड करता है, कलर। आयरन ऑक्साइड का खुद का कलर रेड होता है, लेकिन जो हमारा लाइम और इन सबको जब हमने मिक्स किया है तो इसकी प्रोपोर्शन इन कंपेयर टू इसकी कम होती है, 1 से 3% के बीच, 1 to 3% के बीच में होती है, तो इसलिए इसका रेड कलर इम्पार्ट नहीं हो पाता, ग्रेश कलर रहता है, लेकिन ये सब चीज प्रोवाइड करता है, मतलब कलर भी इम्पार्ट करता है और स्ट्रेंथ भी इम्पार्ट करता है। वहीं पे हम एलुमिना की बात करें तो एलुमिना हमारा 3 to 8% के बीच में होता है, और इसका क्या काम है, ये क्विक सेटिंग को प्रोवाइड करता है, मतलब इसका बेसिकली ये अगर है तो क्विक सेटिंग को देखने को मिलेगा, क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है एल्यूमिना। वहीं पर अगर हम लाइम की बात करते हैं तो जो भी हमने परसेंटेज दे रखी है अगर वो उससे एक्सेस हो गया, अगर इससे एक्सेस हो गया तो लाइम हमारा क्या कॉज कर सकता है, अगर साउंडनेस, मतलब एक्सेस हो गया उसकी परसेंटेज, तो वो साउंडनेस को लीड कर सकता है। और साउंडनेस क्या है, साउंडनेस क्या है, हमारा वॉल्यूम, जब हमारे स्ट्रक्चर में जो वॉल्यूम है अगर वो इंक्रीज हो गया तो साउंडनेस हो जाएगी, और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो क्या है, क्रैक लीड करेगा, वो क्रैकिंग को लीड करेगा और स्ट्रेंथ उसकी रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम एल्कलीज की बात करते हैं तो ये एफ्लोरेसेंस को कॉज करता है, मतलब जो व्हाइट स्टेनिंग हमें अपने स्ट्रक्चर पे देखने को मिलती है वो एल्कलीज की वजह से होती है। इस वजह से एक एमसीक्यू क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट आर कॉल्ड एज कैंसर ऑफ सीमेंट, तो एल्कलीज को हम कैंसर ऑफ सीमेंट बोलते हैं। मैग्नीशिया की भी बात करें तो बिल्कुल आयरन ऑक्साइड की तरह ये भी 1 to 3% में प्रेजेंट होता है, और ये भी स्ट्रेंथ और कलर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ और कलर प्रोवाइड करता है, बट जब अगर इसकी बात करें कि एक्सेस में हो जाएगा तो ये भी साउंडनेस को ही लीड करता है। तो लाइम और मैग्नीशिया की वजह से भी साउंडनेस देखने को मिलती है, और एक और कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं सल्फर, सल्फर की वजह से भी हमारी सीमेंट में साउंडनेस देखने को मिलती है। वहीं पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि द डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांजिशन कर्व लेंथ फॉर हाईवे शुड टेक इनटू अकाउंट, तो 3 फैक्टर्स को, या तो वो बोल रहा है कि जो हमारा ट्रांजिशन कर्व है, अगर हम ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो जब हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं तो किस 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 पॉइंट को हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि अलाउेबल वैल्यूज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन,
एक तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन की वजह से जो उसका चेंज है उसको रखना चाहिए क्या दिमाग में, सुपर एलिवेशन को अपने दिमाग में रखना चाहिए, और जो हमारा मिनिमम लेंथ फॉर्मूला गिवन बाय आईआरसी है, मतलब आईआरसी ने जो हमारे एक फॉर्मूला दिया है जो इंपेरिकल फॉर्मूला था, उन तीनों को देख के रखना चाहिए। 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है या फिर 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि कंफर्ट है और रेट ऑफ सुपर एलिवेशन का चेंज है, या 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन है और मिनिमम लेंथ फॉर्मूला बाय आईआरसी है, या फिर ओनली 1 फैक्टर पर डिपेंड करता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का रेट ऑफ चेंज है। तो हमें ये बात तो पता है कि ट्रांजिशन कर्व हमारे 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जो कि एक तो हमारा एक्सेलरेशन के रेट ऑफ चेंज की वजह से होता है, एक तो एक्सेलरेशन के रेट ऑफ चेंज की वजह से है, वहीं पे एक हमारा सुपर एलिवेशन की वजह से, या फिर वाइंडिंग की वजह से, या फिर हमारा आईआरसी के द्वारा जो एक इंपेरिकल फॉर्मूला दिया गया है। तो उन तीनों को फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो पहले पार्टीशन कर लेते हैं क्योंकि वो इजी रहेगा। तो अगर हम पार्टीशन कर लें तो ये वाला ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पहले कंडीशन की, तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है, फर्स्ट सबसे पहली बात की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है कि हमारा ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड क्यों करते हैं। तो अगर हम ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड की बात करें, तो अगर हम इसकी बात करते हैं क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, हमारा स्ट्रेट लाइन रोड चल रही है और यहाँ पर हमारा एक सर्कुलर कर्व है। अगर हम इसकी बात करें, इतना अच्छा नहीं बना, तो यहाँ पे सर्कुलर रोड है, तो स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट रोड है, हमारी स्ट्रेट रोड है, और फिर हमारा यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर रोड है, सर्कुलर रोड है। तो अब जब मुझे इसको ज्वाइन करना है, तो हम जो एक रोड प्रोवाइड करते हैं, बीच में जो कर्व प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से जो कर्व प्रोवाइड करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिशन कर्व। इसी जो कर्व को हमने प्रोवाइड किया इसी को बोलते हैं हम ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व का बेसिकली काम क्या है, अगर हम इसके वर्क की बात करें, इसके एडवांटेजेस क्या है, तो ये जर्क को अवॉइड करता है, जर्क अवॉइड करता है, एस्थेटिक ब्यूटी को बढ़ाता है, एस्थेटिक ब्यूटी को इंक्रीज करता है, जर्क अवॉइड करता है, एस्थेटिक ब्यूटी को इंक्रीज करता है। अब हमें ये बताया कि जब हम सर्कुलर रोड पे आते हैं तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगता है, और जब हम स्ट्रेट लाइन पे होते हैं ना, हमारी रेडियस होती है इन्फिनाइट, और यहाँ पर कुछ सर्कुलर रोड है तो यहाँ पे कुछ रेडियस होगी। तो इसको ग्रेजुअली इस रेडियस को इम्पार्ट कराता है हमारे रोड में, कि जर्क को फील ना करें। वहीं पे हम सुपर एलिवेशन को भी ये इंट्रोड्यूस कराता है, तो सुपर एलिवेशन इंट्रोड्यूस कराता है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग को इंट्रोड्यूस कराता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को जो ग्रेजुअली डिक्रीज कराता है। तो ये तो सारे हमारे ट्रांजिशन कर्व की एडवांटेजेस हो गए कि वो आता है तो वो किस तरीके से, मतलब क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो उसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला होता है एल टी की वैल्यू हमारी वी क्यूब अपॉन सी आर। अगर मैंने स्मॉल वी लिखा है, मतलब ये वाला वी मेरा मीटर पर सेकंड में है। वहीं पे अगर हम सी की बात करते हैं तो सी की वैल्यू होती है 80 अपॉन 75 प्लस वी। तो इसकी वैल्यू हमारी 0.5 से लेकर हमारी 0.8 तक वेरी करती है, 0.5 से लेकर 0.8 तक वेरी करती है। वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें तो दूसरा जो पॉइंट है उसमें क्या है, ये जो सुपर एलिवेशन है हमारा, उसको किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम इनर से आउटर की बात करते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई, ये हमारा एक्स्ट्रा वाइडनिंग है। वहीं पर सुपर एलिवेशन और एन। अब अगर हम बात करते हैं कि सेंटर टू सेंटर हमने, मतलब सेंटर से अगर सुपर एलिवेशन को प्रोवाइड किया तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इनर से इनर टू आउटर है तो ये वाला फॉर्मूला, अगर हमने सेंटर से प्रोवाइड किया है तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई अपॉन 2 इंटू ई बाई एन, ई एन। वहीं पर अगर हम थर्ड फॉर्मूले की बात करें तो आईआरसी ने जो इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है, अगर हम प्लेन एरिया में, प्लेन अनरोलिंग एरिया में, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 2.7 वी स्क्वायर बाई आर, 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। वहीं पर अगर हम हिली एरियाज की बात करते हैं, अगर हिली एरियाज की बात करते हैं तो हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बाई आर। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन रोड को, ट्रांजिशन लेंथ को निकाल सकते हैं। और ट्रांजिशन कर्व लेंथ में ये तीनों देखा अभी आपने कि तीनों पे डिपेंड करता है, हमारा वाइडनिंग पे भी, सुपर एलिवेशन पे, ये जो हमारा मिनिमम लेंथ देते हैं आईआरसी के कोड के द्वारा, और जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इन सब पे डिपेंड करता है। वेल आज हमने अच्छे खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। आई होप आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो भी टॉपिक हो सकते हैं मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी चाहिए एमसीक्यू तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन कीप शेयरिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।